बेसिकली इन द चैप्टर्स ऑफ मेटल नॉन मेटल हम लोग कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो जो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं मैं उसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है। द फर्स्ट पार्ट इज दैट कोई भी एलिमेंट हो उस एलिमेंट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डू यू नो दैट एलिमेंट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? एक आपका मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तीसरा आपका मेटलॉइड है। इज इट क्लियर? मेटल में आपके नाम आगे दिए गए हैं, नॉन मेटल में भी आपके एग्जाम्पल हैं और मेटलॉइड्स में भी आपके एग्जाम्पल हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। कैन यू टेल मी अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एलिमेंट्स कोई और नॉन मेटल आपको मेटलॉइड याद आ रहा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, ओके। एंड एनीवन? और कोई बताओ। सिलिकॉन है, ये एंटीमनी। एंटीमनी है, तो वैसे भी अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एक आपका सिलिकॉन बताया आपने। ओके गुड। कुछ और है? बोरॉन। बोरॉन, ओके। आई थिंक देखो बोरॉन को नॉन मेटल ज्यादा है वो और मेटेलिक ज्यादा प्रॉपर्टीज कम है उसके अंदर। तो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो उसको नॉन मेटल में रखा जाता है, बट एक्चुअली कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो नॉन मेटलॉइड की तरह बिहेव करे। ओके, बट अकॉर्डिंग टू अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में उसको नॉन मेटल में पुट किया गया। समझे बात को? यस। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं जो मेटलॉइड की तरह बिहेव कर सकती हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रैंडमली परसेंटेज की बात करूं मैं, तो 95% ये रहती हैं और 5% ये रहती हैं। तो आपका मेटलॉइड की कंडीशन हो गई वो। तो इसलिए उसको मेटलॉइड में रखते हैं, बट एनसीईआरटी उसको मानती है कंप्लीटली नॉन मेटल है वो। समझ गए? यस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन। अगर नेक्स्ट बात करें हम इसमें, एक सेकेंड। सर प्लूटोनियम आता है। यस, पीओ इज अ पुअर मेटल। पुअर मेटल है वो। एटी जानते हो? हाँ एस्टेट। वो आपका मेटलॉइड्स में। ओके, तो ये चीज क्लियर है, एलिमेंट क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? तो ध्यान से देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आइडिया होगा स्टेट। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट एच जी और जी ए। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज टू एलिमेंट? हाँ, मर्करी, मरकरी और गैलियम। गैलियम। कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज टू एलिमेंट? सर एटॉमिक नंबर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है। एल्यूमिनियम के नीचे, गैलियम का 31 है एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम के जब नीचे है तो क्यों नहीं बता सकते? जब इतना पता है तुमको कि इसके सामने इसके नीचे इसका घर है तो उसका नंबर क्यों नहीं बता सकते? कुछ पीरियडिक प्रॉपर्टीज भूल गए क्या? मैंने कैसे बताया, कैसे निकालना बताया ना मैंने? हाँ, कितना ऐड करना कितना नहीं ऐड करना है। फिर ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं बता सकते। अगर उस एच जी की फैमिली का एक भी मेंबर का आपको पता है तो एच जी निकाल सकते हो। सेम केस अगर गैलियम की फैमिली का कोई भी मेंबर का एटॉमिक नंबर पता है तो आप गैलियम भी निकाल सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। यू आर इन द 10th, नेक्स्ट ईयर आपका 11th आ जाएगा, जेई नीट की प्रिपरेशन होगी। नॉन मेटल मोस्टली गैसेस होती हैं। नॉन मेटल मोस्टली कैसी हैं बेटा? गैसेस हैं। ओके, अगर मैं नॉन मेटल में गैसेस की जगह एक्सेप्ट है आपका कार्बन सॉलिड है, सल्फर आपका सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड मिल जाएगा। ओके, I2 भी आपका सॉलिड मिल जाएगा। वेयर ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल्स, राइट? सर ब्रोमीन रेड कलर का होता है ना? ब्रोमीन रेड कलर का नहीं होता, हल्का सा रेड और हल्का सा, मतलब जैसे तो समझते हो ना, भगवा कलर जानते हो? भगवा कलर, ऑरेंज। ऑरेंज टाइप, हल्का सा, मतलब रेड ज्यादा होता है और येलो उसमें कम रहता है। ओके, रेड कलर ज्यादा रहता है और येलो उसमें कम रहता है, तो उसको हम ब्राउन रेड बोल सकते हैं या रेड भी बोल सकते हैं। ज्यादा रेड नहीं होता, ये बात समझ लो। ओके, डार्क रेड नहीं होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि नहीं होगा? सारी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, Hg। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है? बिकॉज सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है
और आपका घर He पे तो भी लिक्विड। लिक्विड रहता है। ओके, दैट इज वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। गैलियम ऑल्सो हैज लो बॉइलिंग पॉइंट बट हाई, लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा? सर ओके, लेकिन क्यों होता है ऐसा? अच्छा ये क्यों होता है, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? एनीबडी? गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एनीबडी टेल मी? अरे भाई कोई तो बताओ। नहीं आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ओके, बोरॉन की फैमिली के एलिमेंट का नाम लिखो। बोरॉन आएगा, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम, गैलियम आएगा, इंडियम, इंडियम आएगा, हेलियम थेलियम। आएगा। ओके, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, गैलियम तक मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। ओके, एंड फिर अगर मैं बात करूं गैलियम से और इंडियम थैलियम की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू द डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की वजह से, सील्डिंग इफेक्ट, पुअर सील्डिंग इफेक्ट, जेड स्टार की वजह से ये हाँ हाँ। इरेगुलर बिहेवियर होता है। राइट? अगर मैं बात करूं, डू यू नो दैट कि बोरॉन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट। है। कोवलेंट। क्यों बनाएगा? बिकॉज नॉन मेटल है। राइट? हाँ, साइज कम है उसकी, छोटी। यस, साइज कम है। फजांस रूल पढ़ा आपने? नहीं, ओके चलिए, नहीं। तो लेकिन थोड़ा सा, स्टेटमेंट पता होगा। हाँ, ये देखो, इसका बोरोन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू लो साइज। इट्स giant covalent पॉलीमर स्ट्रक्चर। समझ गए? नहीं। नहीं समझे? बताता हूँ। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन फर्स्ट ऑफ ऑल साइज छोटी होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। राइट? और जब बोरॉन छोटा होता है तो एज एग्जिस्टेड एज B12। B12 मतलब इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं बोरॉन के एग्जिस्ट होने के लिए। तो इस मतलब तरीके, 12 बोरॉन। यस, 12 बोरॉन एक साथ मिलके रहते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। ओके, दैट इज वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसको मेल्ट करने के लिए बोरॉन के जो 12 बॉन्ड होंगे ना, आपस में ज्यादा बॉन्ड होते हैं, वो तोड़ना पड़ेगा। जैसे डायमंड होता है ना आपका, डायमंड के साथ बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है। सेम केस यहाँ पर होता है। बात समझे? क्लियर है? नाउ, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का कम होगा और गैलियम का सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। राइट? क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट्स? अरे भाई लिक्विड है तो और कितना मेल्ट करोगे, ऑलरेडी लिक्विड रहता है ना। नहीं, हम्म, सॉलिड स्टेट में होता है सर, उसे हाथ में लेने के बाद वो लिक्विड होता है। यस, ओके, मतलब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ऐसे ही थोड़ा भी बढ़ा देंगे तो तो लिक्विड हो लिक्विड हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हम बोले इसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हम्म। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 298। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 303। 3। और 303 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझे? मतलब थोड़ा सा ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 ना, हाँ 36.5 के तो अराउंड। मेल्ट हो ही जाएगा वो। हम्म। समझे लॉजिक? मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 303। क्लियर है? नाउ, बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट हाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बेटा? 2676 केल्विन के आसपास होता है।
दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, कुछ 2-3 डिग्री केल्विन आगे पीछे हो सकता है, राइट। ओके, सो इतना मतलब जैसे हमारा लिक्विड होता है ना, वाटर को समझो आप, वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, आइस होता है, और 0 डिग्री पर ही वो लिक्विड में आ जाता है, राइट। हम्म फिर बॉयल कब हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है ना। ओके, तो ये इसका जो गैप आपका 100 ही है ना, इसको बोलते हैं थर्मोमेट्री, या जो गैप, कौन सा गैप बोलते हैं, आई थिंक एक वर्ड है उसका, गैप। अब छोड़ो, उस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं, बेसिकली ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके लिए, अभी सिलेबस में है नहीं, ओके, 11th में पढ़ना पड़ेगा आपको। जो इसका गैप है बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो रेंज है, रेंज बहुत ज्यादा होने की वजह से दैट इज यूज्ड इन थर्मोमेट्री। कहाँ पर यूज करते हैं, थर्मोमीटर मतलब थर्मोमेट्री एक टाइप का एक केमिकल प्रोसेस है, जो आपके बेसिकली, जैसे ये समझो कि मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बनाना है, या हाई टेम्परेचर पे कोई लिक्विड को रखना है, बट उस लिक्विड को बॉयल नहीं करना है, समझिए। जैसे जैसे कभी आपने क्या किया, जैसे कुछ चीज गर्म करके हम लोग सेकते हैं ना, जैसे हाथ में कुछ लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम बोलते हैं गर्म करके उसको सेकना है, या आइस से हम लोग सेकते हैं, राइट। नहीं समझे, हाँ समझा। आइस आइस पैक वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, जिस तरीके से आइस से हम लोग, आइस पैक से हम लोग करते हैं, सेम टाइप ऑफ लिक्विड से, गर्म लिक्विड फिल करके किसी भी बैग में, उससे हम लोग सेकते हैं ना, स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए। आप समझो, जैसे मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग है, तो मैं क्या करूंगा, गर्म पानी में पैर डालूंगा तो मेरी स्वेलिंग कम होगी। सेम केस से हम गर्म पानी को सिकाई करने से आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है, बट वो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब सोचो किसी भी इंडस्ट्री में मुझे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए, बट इन द लिक्विड फॉर्म में चाहिए, समझे ना। तो आप क्या करते हो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई बट इन द लिक्विड फॉर्म। अच्छा, जैसे घर में इडली बनाते हो ना, इडली बनाया घर में, हाँ इडली को हम बॉईल करते हैं ना, पानी में रख करके, एक इडली मेकर आता है जिसमें थोड़ा सा पानी फिल करते हैं, फिर उसमें हाँ इडली को स्टीम में सेकते हैं ना, यस। राइट ना। तो स्टीम कब बनेगी, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में। अब सोचो मुझे स्टीम में नहीं करना, मुझे बॉईल करना है, समझो, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉईल करना है ज्यादा। तो वो हाई टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ऐसा कोई लिक्विड ही नहीं है कि जिसका रेंज इतना सारा हो। तो ये गैलियम एक आपका ऐसा लिक्विड है जिसकी रेंज बहुत सारी होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ओके, समझ सर गए। ये हमें कहाँ मिलेगा? कैसा, सर ये कहाँ मिलेगा हमें? ये कहाँ मिलेगा, दुकान में मिल जाएगा, मार्केट में चल जाओ। ये एक्चुअली में सारे एलिमेंट अर्थ में होते हैं बेटा, ओके। मैं बताता हूँ कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं एलिमेंट को, ओके, डोंट वरी। हम वहीं पे चलते हैं कि एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ओके, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हार्डनेस हो गया। यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिकॉज सारे गैसेस होती हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उनको जल्दी मेल्ट कर सकते हैं हम लोग, राइट। सिर्फ कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो मैंने बताया अभी, राइट। हाँ कार्बन तो डायमंड है आपका, सिलिकॉन भी एक डायमंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बोरॉन अभी जस्ट मैंने बताया बीटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हार्डनेस, जनरली ये हार्ड होती हैं, बट सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे आपका पनीर का पीस होता है वैसे सोडियम होता है, थोड़ा सा पनीर के पीस से हार्ड बोल सकते हैं, ओके। एंड सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रेटाइल। ब्रेटाइल मतलब क्या होता है बेटा, टूट ब्रेटाइल जाता क्या होता है, है, जल्दी टूटता है। जल्द मतलब उसको अगर वेंट करोगे तो टूट जाएगा, समझे। नाखून से वेंट करोगे तो टूट सकता है, या मतलब डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये बात याद रखना बेटा, ओके। नेक्स्ट, डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। दे हैव लोअर डेंसिटी देन वाटर, वाटर से भी कम डेंसिटी होती है, इसका मतलब ये वाटर में तैरते रहेंगे, राइट। कभी ट्राई हाँ करके देखा सोडियम को वाटर में, नहीं वो तो आग लग जाएगी ना सर। आग लग जाएगी, ओके। देन द कंडक्टिविटी, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। बिस्मिथ एंड, डब्ल्यू क्या होता है, नहीं पता। वॉल्फ्रम टंगस्टन। डब्ल्यू होता है टंगस्टन। जो आपके बल्ब देखा घर में, पहले बल्ब लगे रहते थे येलो कलर वाले,
उसमें जो वायर रहता था इस तरीके से, वो टंगस्टन वायर रहता था, याद आया ना? हाँ। जो इस तरीके से बल्ब हुआ करता था ना, ये आपका टंगस्टन वायर होता था। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बेटा, ये मेल्ट नहीं होता, समझे? अभी तो इतना टेम्परेचर सह जाता है ना वो। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लस्टर, दे डो नॉट हैव लस्टर। आई थिंक लस्टर जानते हो आप लोग। सर कार्बन गैस मतलब कौन सा गैस? कैसा? एक्सेप्शन है ना, बोथ कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नॉन बैड है वो, सॉरी। यहाँ पर लिखा ग्रेफाइड एंड गैस कार्बन आर द कंडक्टर। ग्रेफाइड तो जानते हो, हाँ, पेंसिल वाला। पेंसिल वाला ग्रेफाइड। दीज आर द कंडक्टर, राइट? ग्रेफाइड कैसे कंडक्ट करता है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, वो उसका 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन के पास 4 फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, तो उसका एक फ्री होता है ओके इलेक्ट्रॉन। ओके। तो फिर वो उसी ग्राफीन की शीट में यहाँ से वहां ट्रैवल कर सकता है। यस, वेरी गुड, ओके। नाउ गैस कार्बन, जैसे गैस कार्बन क्या है, एनी आइडिया? नहीं। गैस कार्बन नहीं जानते हो? गैस कार्बन बेसिकली इससे बोल सकते हैं हम लोग कि जो आपका कोल होता है ना, कोल से हम लोग गैस कार्बन निकाल सकते हैं। दैट इज इट, प्रोसेस है एक टाइप का, एक एप्लीकेशन है जिससे हम कोल से, जो आपका नॉर्मली कोल, कोल जानते हो? हम्म। कोल जो निकालते हैं जमीन से, वो कोल से एक गैस बनाते हैं। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया। प्योर टेबल दिखाओ। प्योर टेबल क्या है? प्योर टेबल की बात कर रहा है क्या धीर? व्हाट इज प्योर टेबल? यार ऐसे मैसेज करते हो वही पब्लिकली, बताओ ना प्योर टेबल क्या है, किसी को आइडिया? फिर शायद पीरियोडिक टेबल ही होगा। हाँ तो प्योर टेबल मुझे पता है, बट प्योर टेबल ऐसा क्यों लिखते हो? या तो पीटी लिखते शॉर्ट में। अच्छा, पूरा टेबल दिखाओ जूम आउट करके, तो ये दिख नहीं रहा क्या टेबल आपको? हम्म, टेबल दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पर, बोलो बेटा। उसे शायद पूरा देखना है। मे बी कुछ तो गड़बड़। क्या दे, पूरा टेबल धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ना मैं, नीचे आ रहा हूँ ना, हम लोग नीचे आ रहे हैं ना हम लोग। देखो जो क्या होता है, देखो हम बात करते हैं गैस कार्बन की। तो गैस कार्बन आर द गुड कंडक्टर। गैस कार्बन बेसिकली क्या है, जो आपका कोल होता है, उस कोल से हम लोग बेसिकली नेचुरल गैस बोल सकते हैं, ओके? वहां से कोल से जो गैस बनती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो सकती हैं, ओके? बट ये गैस कार्बन कहीं पर देखा नहीं मैंने इस तरीके से। तो इस एग्जाम्पल को आप बोल सकते हो, आप ग्रेफाइड याद रख लो बस, ओके? गैस कार्बन का और कहीं एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं है। बिकॉज गैस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये CH4 भी हो सकता है, जो आपकी नेचुरल गैस होती है, मीथेन भी हो सकती है, बट ये तो कंडक्टिव नहीं होती है। तो इसको आप याद मत करो अभी के लिए, देख लेंगे इसके बाद में क्या करना है। सर ओके, लैम्प ब्लैक को गैस कार्बन बोलते हैं क्या? इसको, लैम्प ब्लैक। हाँ लैंप ब्लैक को गैस कार्बन नहीं बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक टाइप पे। देखो जो कार्बन का कोल होता है ना, कोल, उस कोल से जो जो गैस होती है उसको हम लोग गैस कार्बन बोल सकते हैं। लाइक नेचुरल गैस होती है, वो भी एक आपका गैस कार्बन है। हम्म जो कोल गैस निकलती है वो भी आपका एक गैस कार्बन है। देखो हम्म बेसिकली आई थिंक मैं बात करूं, जो गैस कार्बन होता है ना, गैस कार्बन, इनका यूज आई थिंक बैटरी वगैरह में होता है, कहीं पर तो यूज होता है फंक्शनैलिटी में, इसलिए उसको कंडक्टिव नेचर। हम्म, सर अभी सर्च गूगल पे किया तो फिर वो CO2 दिखा रहा है, मतलब। CO2 नहीं, नहीं CO2 नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं हो सकता ना। हम्म, नहीं हो सकता। देखो जो आपकी कार्बन से आप कोल समझो, सी ठीक है, कोल मतलब सी है। इस सी को जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखते हैं तब आपकी गैस निकलती है। बेसिकली ये सोचो कि कोई आप बॉडी है, एनिमल की बॉडी, हमारे आपके किसी की भी बॉडी है, बहुत दिनों तक
बॉडी को गलने के बाद जब वो नीचे जाती है, बहुत टाइम तक आपका अर्थ का प्रेशर रहेगा प्लस हाई टेम्परेचर रहेगा, तब जाके वो कोल में कन्वर्ट होता है, राइट। ओके, जब हम कोल निकालते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहां पर कुछ गैसेस निकलते हैं जिसको हम लोग गैस कार्बन बोलते हैं या कोल गैस बोलते हैं, राइट। तो वो गैसेस थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो सकती हैं, जो यहाँ पर बताया, क्योंकि उन गैसों को हम लोग यहाँ पर बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। बैटरी में किस तरीके से यूज करते हैं वो फंक्शन मुझे आइडिया नहीं है, बट इतना है कि वो बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। समझ गए? नेचुरल गैस जानते हो ऑल ऑफ यू? व्हाट इज नेचुरल गैस? हाँ, नेचुरल गैस कैसे मिलती है? ग्राउंड के नीचे से, हाँ, यानी ग्राउंड के नीचे से, पेट्रोलियम वगैरह। पेट्रोलियम वगैरह से। देखो, सबसे पहले आपका आता है गैस, फिर आपका कोल वगैरह, फिर लिक्विड वगैरह, इस तरीके से आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब जगह ये सिस्टम होता है। जैसे हम इधर पर, ये पूरा अर्थ है, हम इधर पर जमीन पर खोद रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपको लिक्विड और गैस मिल जाए, ओके, और सॉलिड कोल ना मिले। यहाँ पर आप कर रहे हो होल, तो यहाँ पर आपको सॉलिड मिल गया और गैस मिल गया, तो लिक्विड नहीं मिलेगा। ऐसा कोई फंक्शन क्लियर नहीं है कि लिक्विड कहाँ मिलता है, गैस कहाँ मिलता है, कोल कहाँ मिलता है। बट हाँ, ये है कि जहां पर आपका लिक्विड रहेगा वहां पर गैस का चांसेस ज्यादा रहती हैं। गैस दैट कैन बी बोथ, लिक्विड के साथ भी हो सकता है और गैस कैन बी सॉलिड के साथ भी हो सकती है, राइट। तो जो सॉलिड के साथ जब गैस निकलती है तो इसको हम बोल देंगे गैस कार्बन। देखो, नॉर्मली फंक्शन क्या रहता है, जब हम जमीन से कोई चीज निकालते हैं तो सबसे पहले हमको गैस ही मिलती है। तो जब गैस मिलेंगी तो वो आपकी रॉ मटेरियल होते हैं गैस की, उसको बाहर निकाल के नेचुरल गैस को बाहर निकाल के हम एलपीजी वगैरह में, और जो आपके सिलेंडर में गैस होती है ये एलपीजी गैस, प्लस बहुत सारे गैस से आपके ऑटो वगैरह, कार वगैरह, ये सब गैस कार चलती हैं, उस सब में कन्वर्ट करते हैं एलपीजी सीएनजी वगैरह में, वही नेचुरल गैस होती है। समझ गए? ओके, चलो। लेक्चर क्या है? लेक्चर आई थिंक जानते होगे। लेक्चर क्या होता है बेटा? आदित्य बोलो। सर मतलब ऐसे वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, इसलिए ऐसे लस्ट्रस दिखता है। लेक्चर मीन्स चमक, चमक समझते हो? हाँ हाँ। शाइनिंग, Shine. शाइनिंग, ओके, एबिलिटी टू शाइन, ओके, दैट इज एबिलिटी टू शाइन, ओके। मेटल तो जानते हो चमकते हैं, नॉन मेटल आपके कुछ नहीं होते हैं, ओके, सिवाय आयोडीन और ग्रेफाइट के। टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसाइल, ओके, एक्सेप्शन यहाँ पर लिखा जिंक, वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिंक के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, कार्बन फाइबर के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ओके। रिसेंटली डेवलप्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ओके। कार्बन फाइबर, एक कार्बन फाइबर जानते हो, नैनो फाइबर जानते हो क्या होता है? सर नैनो फाइबर यानी वही ना, वो बक्की ट्यूब्स। बकी वॉल्स, हाँ बोल सकते। देखो, नैनो फाइबर और कार्बन फाइबर क्या चीज है, जैसे आजकल जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नैनो कार्बन, नैनो फाइबर यूज करते हैं, या मोस्टली जो अच्छी चीजें, अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है वो यूज करते हैं। क्या होता है उसमें, जैसे आपकी मोबाइल की बॉडी है, राइट, वो आपका नैनो कार्बन और कार्बन फाइबर से बना हो, तो क्या होगा, वो गिरने के बाद उसमें कुछ स्क्रैच आएगा और वो स्क्रैच ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। समझे? हाँ। समझे कि नहीं? तो आपका नैनो फाइबर और कार्बन फाइबर, तो मतलब वहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना। ऐसा तो है ना कि एक बार हो गया तो खत्म, ऐसा नहीं होता है। समझे? यस। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिल, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या? क्या क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ऐसा, इस तरीके से होता है, जैसे हम आयरन रॉड को खींच के लंबा कर सकते हैं ना। आयरन रॉड को गर्म करेंगे, सपोज मेरे पास इतना आयरन का पीस था, राइट, इसको मैं गर्म करके, रेड गर्म करके इसको इतना बड़ा बना सकता हूँ ना मैं, टेंसाइल। हाँ। तो यही तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसको खींच सकते हैं हम लोग। समझे? समझ सर गए? नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उसकी, यानी होल्डिंग, यानी कितना वेट वगैरह होल्ड कर सकता है हाँ वो। वो होगा ना सर, वो तो वो आप जो कह रहे ductility। हैं वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो
यही देखो, आप मैं एक्चुअली मैं इसलिए नहीं डिटेल्स में जा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि आपको ना आइडिया हो, बट मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मान के चलो ये आपका होल्डिंग पिन है, ओके, दीज आर द होल्डिंग पिन, ओके। अगर किसी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होता है स्ट्रेंथ, मतलब होता है फोर्स बाई, क्या होता है एरिया, स्ट्रेस, प्रेशर होता है। दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, राइट। और जो स्ट्रेन होता है, अभी मैं आपको डिटेल्स में जा रहा हूँ जो आपको हो सकता है ना समझ में आए, डेल्टा एल बाई एल, ये होता है स्ट्रेन। जो आपकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ मीन्स उसकी ताकत कितनी है, समझे, कितना होल्ड, जो तो आप बोले ना होल्ड करने की पावर, जैसे आयरन है, आयरन के पास होल्डिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो वो निकालते हैं, इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मूले से निकालते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेंथ, ये एफ बाई ए ओवर डेल्टा एल बाई एल, ये होती है स्ट्रेंथ आपकी, समझे। तो ये ज्यादा फिजिक्स के टर्म्स हो गए ना जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेंथ, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मींस कितना फोर्स पर यूनिट एरिया में लग सकता है, और जब फोर्स पर यूनिट एरिया में लगाएंगे तो उसकी कुछ लेंथ होगी ना, वो लेंथ कुछ ना कुछ तो चेंज होगी ना, समझे ना मेरी बात को। जैसे ये मेरे पास ये पीस था, एक आयरन का पीस था, अभी इसका एरिया, लेट से कुछ एरिया आप एज्यूम कर लो, इस एरिया पर मैं फोर्स लगाऊंगा, इसका एरिया लेट से ए है, मैंने फोर्स लगाया, समझे। अभी इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ एल थी, जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ लेंथ आपकी चेंज हुई, लेट से कुछ एल यहाँ पर चेंज हुआ, जिसको हम लोग डेल्टा एल बोलेंगे, समझे, हाँ। ओके। और यही डेल्टा जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस ये हो गया और स्ट्रेंथ ये हो गया, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली में वो होल्डिंग पावर ही है कि कितना होल्ड कर सकता है कितने एरिया तक। जैसे हम बोले कि बिना चेंज हुए, बिना डेल्टा एल हुए कितनी देर तक ये उस फोर्स को होल्ड कर सकता है बिना चेंज किए हुए, समझे। जैसे मैं बोलूँ, अच्छा आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर खड़े हो, आपके ये दोनों हाथ है, यहाँ पर कोई चीज आप पकड़े हुए हो, मैं बोलूँ बिना चेंज किए हुए ये पोजीशन आपका यहाँ पर आता है कुछ देर के लिए, तो ये मैं डेल्टा एल लेता हूँ, ओके। बिना चेंज किए आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई ना, हाँ। समझे ना। तो वही चीज यहाँ पर कि कितना फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय द जो उसका डेल्टा एल ओवर एल है, वो आपका स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मींस कितना चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ में, कितना चेंज हुआ वो, ओके। यहाँ पर सॉरी, ये डेल्टा एल बाई एल पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हुआ, ये आपका स्ट्रेन हो जाता है, ये आपका। बट आई थिंक कुछ लोगों को तो ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता था, नॉर्मली मैंने बता दिया था। जो मेलेबिलिटी डक्टिलिबिलिटी होती है ना बेटा, वो इसी में आता है। मतलब ये ब्रॉडर टर्म्स है और ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि वायर बनाने की टेंडेंसी, राइट, वायर फॉर्म होने की टेंडेंसी, राइट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा वर्ड है जिसको हम लोग थोड़ी सी बातों में 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। तो बात समझे ना, कुछ तो दिमाग में आइडिया हो गया। इतना याद रख लो कि ये हाईली टेंसाइल होते हैं, ये आपके इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। इज इट ओके। यस। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी, Ability to Beaten into thin sheets. यस, थिन सीट बनाओ। डक्टिलिबिलिटी, thin wire. यस, थिन सीट, और दिस इज वायर बनाने की टेंडेंसी। ये दोनों पार्ट आते हैं इस टेंसाइल में, आएंगे दोनों के दोनों पार्ट, ओके। बट वो गुप्ता सर पढ़ाएंगे आपको 11th, आई थिंक 12th में होगा, 11th में भी शायद नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर बताएंगे। फाउंडेशन में बताया जाएगा, 1-2 चैप्टर होता है जिसमें बताते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, अकरेंस फाउंड इन कंबाइंड state, only noble metals are found in free state. These found are free state as well as in the combined state, right? हाँ। Number of electron, they have 1 to 3 electrons in their valence shell, they have 4 to 7 electrons in their valence shell, okay. फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन फॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयन फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑन हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, राइट। नॉन मेटल होते हैं, एयर के साथ हीट करके आपके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, समझे। बट कंडीशन क्या है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर,
मेटल के ऑक्साइड कभी भी एसिडिक नहीं होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड कभी भी बेसिक नहीं होंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, एसिडिक और न्यूट्रल। समझे? क्लियर है ना? यस सर। गुड। रिएक्शन विथ एसिड एंड वाटर, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना। ओके यहाँ पर देखो, मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल्स होती हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाली मेटल्स होती हैं, डायलेट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ओके तो यहाँ पर लिखा मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन के जो ऊपर है, दैट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड एज वेल एज वाटर, मींस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो H2 गैस निकल जाती है, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो या वाटर हो। ओके जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, द मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं और वाटर के साथ रिएक्शन भी नहीं करती। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा डाइल्यूट एसिड की। ओके कंसंट्रेटेड एसिड की बात नहीं कर रहे हैं कहीं पर। ओके याद रहेगा? यस। ओके ये क्लियर है? अगर मैं बात करूं, ये आपका पीरियोडिक टेबल है जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके ये हाइड्रोजन को नॉन मेटल में कंसिडर किया गया है, बाकी ये जो सारा पोर्शन है ये आपका क्या है, बोलो? मेटल। यहाँ पर भी मेटल, यहाँ पर भी मेटल, यहाँ पर भी, ये आपका पुअर मेटल होता है। रिमेनिंग जो पोर्शन है आपका, ये वाला पार्ट आपका आता है मेटलॉइड, राइट? और रिमेनिंग जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, नॉन मेटल, राइट? यहाँ पर बोरोन को देखो, सर नॉन नोबल मेटल। गैसेस भी नॉन मेटल में आते हैं ना? यस नोबल गैसेस नॉन मेटल में आते हैं सारे। सर डाउट। हाँ बोलो। सर ये जो सेलेनियम है वो मेटल है? सेलेनियम एक्चुअली में पुअर मेटलॉइड है, बट पुअर मेटालिक कैरेक्टर रहता है। सर तो फिर उन्होंने इसे मेटल के ग्रुप में डाला इसलिए पूछा। नहीं मेटल के ग्रुप में इसलिए डाला ना, जैसे मैंने बोला बोरोन के केस में, अब बोरोन के केस में उसको नॉन मेटल में डाल दिया, बट उसमें रहती है टेंडेंसी यार कि ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करे। समझे? तो मोस्टली कैसा बिहेव करती है, नॉन मेटल की तरह, इसलिए उसको नॉन मेटल में रखा। बट यहाँ पर जिनको रेड कलर से मैंने उसमें स्ट्रिंग में किया ना, ये आपकी नॉन मेटल और मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है, ये समझो कि 50-50% रहती है। सर और ये जो एस्टैटिन है वो तो हम मेटालॉइड कंसीडर करके करेंगे क्या? वैसे भी वो तो रेडियो एक्टिव ही है ना। तो उसको कंसिडर नहीं करना, आएगा ही नहीं ना आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछते नहीं है। हाँ वही। तो वो तो नॉन मेटल में कंसिडर करेंगे, मेटलॉइड में कंसिडर करेंगे, मेटलॉइड सॉरी, मेटल भी नॉन मेटल भी। इज इट सर ओके? तो फिर ये चेक कैसे करते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं? तभी तो ये आता है, समझेगा ना। नहीं ये सब आता है रिएक्शन के। जैसे मेरे सामने कोई भी चीज रखी, मुझे नहीं पता ना वो क्या बिहेव करती क्या नहीं बिहेव करती, तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ जाए कि ये किसके साथ कैसा बिहेव करती है। जैसे सिलिकॉन का ले लिया, तो सिलिकॉन मोस्टली आपके मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करती है, इसलिए उसको मेटलॉइड कर दिया। जर्मेनियम को भी कर दिया। अभी देखो SN और PB को क्यों नहीं किया, बिकॉज सेम ग्रुप में आते हैं, राइट? तो इस सेलेनियम को भी यहाँ पर आपको एज अ मेटलॉइड नॉन मेटल कंसिडर करना पड़ेगा, मोस्टली नॉन मेटल कंसिडर करना पड़ेगा। समझे? तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेटालिक नेचर है, नॉन मेटालिक नेचर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ तो ये बात आपको याद रखना। और कुछ डाउट है इसमें? नहीं। चलिए हाँ। नेक्स्ट है मेटलॉइड। कौन कौन से मेटलॉइड है यहाँ पर देखो। अभी सेलेनियम की बात थी ना, ये जो सेलेनियम है, हम सेलेनियम को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। मेटलॉइड आर द एलिमेंट विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज दैट मेटल एंड नॉन मेटल, राइट? जर्मेनियम आपका मेटलॉइड है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, एंटीमनी मेटलॉइड है, सेलेनियम मेटलॉइड है, टेलुरियम मेटलॉइड है। तो ये सारे मेटलॉइड मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया, राइट? सिर्फ मैंने किसको मार्क नहीं किया, AT को मार्क नहीं किया यहाँ पर, राइट? बिकॉज वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। चलो जर्मेनियम क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। इट एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और GeO2 एक कंपाउंड बनाता है जिसका एसिडिक नेचर है, तो ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, राइट? और
जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब कंडक्टर है ना, इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। समझ गए? क्लियर है ना? नाउ जब हम बात करेंगे आर्सेनिक की, मेटेलिक ग्रे आर्सेनिक इज अ फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें येलो आर्सेनिक फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, दिस वन इज अ वीक बेस। वीक बेस मतलब एक टाइप का न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल एलिमेंट है। ओके, सो वी कैन से दैट कि ये आपका नॉन मेटल है। यहाँ पर वीक बेस, यहाँ पर न्यूट्रल लिखना चाहिए। ओके, एंटीमोनी ग्रे कलर्ड एंटीमोनी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब मेटेलिक है। यहाँ पर लिखा हुआ येलो एंटीमोनी फॉर्म द वीक बेस, ये भी आपका है, इसका मतलब ये भी आपका नॉन मेटेलिक। समझे? सेलेनियम के लिए, सेलेनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट दिस पॉइंट, तो ये गुड कंडक्टर है। इट एग्जिट इन वन नॉन मेटेलिक एलोट्रोप, एक इसका नॉन मेटेलिक एलोट्रोप है, इसलिए इसको नॉन मेटेलिक फॉर्म में रख दिया। सर ग्रे आर्सेनिक और येलो आर्सेनिक में डिफरेंस क्या है, मतलब कलर वगैरह कैसे आ गया? कलर नहीं बेटा, ये कलर वगैरह ऐसे आते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ये कलर वगैरह टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी मेटल को अगर हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? राइट? हीट करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपने? हाँ। कोई भी मेटल होती है, अगर उस मेटल पर हम लोग एनर्जी देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं अपने स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ये आपका ग्राउंड स्टेट था, राइट? जब वापस आते हैं अपने स्टेट में तो एक विजिबल रीजन में, वो आपको, सपोज ये रीजन है वो विजिबल रीजन, जिसमें आपको कलर शो करता है। ऐसा नहीं है जो हमको दिखता है ना वो एक विजिबल रीजन होता है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं, आई थिंक बताया हुआ इसमें। ये सेल ये बताया है। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो बहुत सारे इसमें यहाँ पर आपका मेटल था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर भी जा सकता है। ओके, तो जो आपका 2 to 1 ये वाला रीजन होता है ना, आई थिंक ये फर्स्ट वाला रीजन और सेकंड वाला रीजन। ओके, 2 to 1 है। ओके, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं विजुअल रीजन, इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। EMER बामर सीरीज। ओके, सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, लेट से 4 तक पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ना, इतने में ही हम कलर देख पाते हैं बेटा। दैट डिपेंड्स ऑन कि हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो कौन सी वेवलेंथ, कौन सी एनर्जी लेकर के आता है। एनर्जी होगी उसके पास, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी तो इसका मतलब वेवलेंथ भी होगी उसके पास, राइट? ई बराबर आपने पढ़ा ना, एम कौन ई बराबर आपने पढ़ा होगा, चलो न्यू बराबर सी लैम्डा पढ़ा होगा। हाँ। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा भी होगा उसके पास, राइट? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और आपने E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा पढ़ा होगा। हाँ, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब वेवलेंथ है तो ये उसके पास एनर्जी भी होगी। तो जितने एनर्जी से आपने बाहर निकाला इलेक्ट्रॉन्स, वेवलेंथ लेके आएगा वापस, तो यहाँ पर आपको कलर शो करेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, जिस भी रेंज में आपका वेवलेंथ होगा उसी रेंज का कलर शो करेगा विबग्योर के फॉर्म में, राइट? विबग्योर में आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है ना, इसमें इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, सबकी वेवलेंथ अलग होगी। तो जो ये वेवलेंथ होती है जिसकी रीजन में बैठ जाएगा सही से, वही कलर आपको शो करेगा। समझ गए सर? हाँ सर इसमें न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अच्छा, सी बाई लैम्डा होता है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यू इज इक्वल टू, यस हाँ, सी बाई लैम्डा ये होता है। ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ओके, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक बात समझे? और एक और रीजन है यहाँ पर,
ये ग्रे कलर्ड है, येलो कलर्ड है, दीज आर द एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स है, डायमंड है, ग्रेफाइड है, फुलरेंस है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। समझिए, सेलेनियम समझ गए। टेलुरियम की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपका लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज सल्फर से मैच करती है, इसलिए आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। सर इसमें भी फिर से बन सकता है ना, क्योंकि मेटल्स हाई इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, तो हम्म फिर ये पहले से ही लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो कैसे हो गया मेटल? लो कैसे हो गया मेटल? मतलब ऐसा नहीं है कि, मेटालिक प्रॉपर्टी। अरे बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज अगर कंडक्टिविटी है तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है ना उसके अंदर, चाहे वो छोड़ कम हो या ज्यादा हो। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाई करती है। अगर मैं बोलूं यू हैव टू कंपेयर विथ कॉपर और एजी में कंपेयर करना, किसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? सिल्वर। सिल्वर में ज्यादा होगी, इसमें कॉपर में कम होगी। अगर आपको एल्यूमिनियम और कॉपर में कंपेयर करना है तो ऐसा नहीं बोल सकते, इसको तो हम लो बोलेंगे ना, इन कंपेयर टू कॉपर, इन कंपेयर टू एजी। तो वही है, मतलब अगर करंट पास हो रही है इसका मतलब वो मेटल है, दैट्स इट। करंट पास हो रही है तो वो मेटल है। हाँ समझा समझा। ओके, नाउ इट रिजेंबल द सल्फर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सल्फर से मैच करती है, और सल्फर आपका क्या, नॉन मेटल। ओके, समझ गए? यस। नॉन मेटल तो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, आपको सिर्फ देखना है। जैसे आपने बात किया टेलुरियम, टेलुरियम मेटल की तरह बिहेव, कब, कौन सी प्रॉपर्टी जो मेटल की तरह बिहेव करती है, और नॉन मेटल की तरह बिहेव करने वाली वो कौन सी प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज आपको पहचान के रखना है, बात खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना मेटलर्ड्स में। समझ गए? तो आप मेटल पढ़ चुके, मेटलॉइड पढ़ चुके। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। डू यू नो दैट व्हाट इज मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वेरी गुड, ओके। मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग लिख लो, मेटलर्जी। सर इसके बाद तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा चैप्टर। मेटलर्जी इतनी सिंपल थोड़ी ना है। मेटलर्जी में काफी कुछ बताऊंगा ना मैं आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल का बेस के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। क्या मैंने बताया क्या? मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, हाँ मेटल होगा। का, वो एसिड बेस वाले चैप्टर में हो चुका ना, तो यहाँ पर क्यों डिस्कस करें हम? समझ गए ना? ना, तो ये बात ध्यान रखो। अभी जो आपकी मेटलर्जी क्या है, पहले आप मेटलर्जी समझो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द मेटलर्जी, मैं आपको कुछ चीज बता दूं कि मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए? कि अपने अर्थ में कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा मिलते हैं। बोलो कौन कौन से एलिमेंट हैं? अच्छा, अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट मेटल है? 80। मैं बात करूं आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, अभी चैप्टर ध्यान से पढ़ना, अभी तक तो बेसिकली नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज थी। ओके, तो आउट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ओके, more than 70%, okay, more than 70% are metals. Is it okay? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? When we talk about second point, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये आपका 49% अवेलेबल है ऑन दी अर्थ, राइट?
ये बात समझे? नाउ अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन इज द सेकंड एलिमेंट आफ्टर द ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज अर्थ में 26% है। नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम, अर्थ में अप्रोक्सीमेट 7.5% है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है Fe, जो अर्थ में अप्रोक्सीमेट 4.2% है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है कैल्शियम, जो आपका अर्थ में 3.2% है अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है सोडियम, जो आपका अर्थ में 2.4% है। ओके, नेक्स्ट आपका एलिमेंट है पोटेशियम, जो आपका 2.3% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम, दैट इज ऑल्सो 2.3%। ओके, फिर आपका आता है हाइड्रोजन, दैट इज आई थिंक 1% के आसपास। ये एलिमेंट और ऑर्डर याद रखे रहोगे। इज इट ओके? हाँ। ओके, आउट ऑफ दीज एलिमेंट अगर मैं बोलूं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स, अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस अकर इन द फ्री स्टेट, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? कंबाइंड स्टेट में अकर करते हैं, राइट? अगर मैं बात करूं आउट ऑफ या अ फ्यू एलिमेंट, अ फ्यू एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट? लाइक कार्बन, सल्फर, Au क्या है बेटा? गोल्ड। जिसको नहीं पता ब्रैकेट में गोल्ड लिख लेना, गोल्ड। ओके, एंड देन नोबल गैस। व्हाट इज नोबल गैस? नोबल गैसेस जानते हो ना? यस सर। दैट अकर इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। ओके, और इसको एक और बोलते हैं द नेटिव स्टेट, द नेटिव स्टेट। ओके, नाउ व्हाइल other element, yeah, others are found, others are found in combined form, in earth crust। बात समझ गए? कोई डाउट यहाँ हाँ। तक? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ combined form? combined सर form का मतलब मीनिंग क्या? इसके साथ तो बॉन्ड बनाया हुआ है ऐसे। यस, किसी के साथ तो बॉन्ड बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है आपको, राइट? ऑक्साइड बनाया हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? ये आपका कार्बोनेट भी बन सकता है, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, ये आपका सल्फाइड भी बन सकता है, राइट? ये आपका हैलाइड भी बन सकता है। हैलाइड जानते हो? कौन सा वर्ड नहीं जानते हो, बता दो मुझे। ऑक्साइड का हैलाइड। मतलब होगा, सर हैलाइड मतलब हेलोजन के साथ ना। यस, हैलोजन के साथ। ओके, ओके सर। सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ, कार्बोनेट मतलब CO3 डबल नेगेटिव होना चाहिए, ऑक्साइड मतलब O डबल नेगेटिव होना चाहिए, राइट? हैलोजन मतलब आपका Cl नेगेटिव होना चाहिए। इज इट ओके? ओके, नाउ अभी इतने सारे एलिमेंट के बाद फिर एक वर्ड आता है मिनरल। व्हाट इज मिनरल? एनीबॉडी टेल मी, व्हाट इज मिनरल? आयंस ऑफ मेटल्स। क्या बोला बेटा? आयंस ऑफ मेटल्स। आयंस ऑफ मेटल्स। चलो, एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स की डेफिनेशन
एक बार में याद करना और एक बार में समझना, ओके? कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मेटल। नेचर में कोई सा भी सब्सटेंस हो, अगर उसमें कोई ना कोई मेटल है तो वो उसको हम मिनरल बोलेंगे उसका। हम मार्केट से गए या कहीं जंगल में गए, एक पत्थर उठा के लाए, उस पत्थर में आपके कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो पत्थर है ना, इसका क्या है? मिनरल है। बात समझे? जैसे पहाड़ पे गया मैंने एक पत्थर उठाया और मैं बोलूंगा अच्छा इस पत्थर में तो कैल्शियम है, कैसे पता लगा? ये तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा ना, एक्सपेरिमेंट करके, या फिर आप जानते होगे कि कैल्शियम कैसा होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो प्रॉपर्टीज, तो आप कैल्शियम पता कर पाओगे। बट हम कह सकते हैं कि अच्छा ये जो पत्थर लेके आया मैं, ये कैल्शियम का क्या है? मिनरल है, राइट? बात समझ गए? यस। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? द नेचुरली अकरिंग chemical substance in the form of metal in the form of metal नहीं, of which the metal occur in the earth crust is called minerals। बात समझे? डेफिनेशन क्लियर हुई या फिर और एलेबोरेट करूं? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है। क्लियर है? पक्का? हम्म। सिंपल सी है, कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर उसमें कोई ना कोई मेटल है तो हम उसको मिनरल बोलेंगे, अदरवाइज मिनरल नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैंने नॉन मेटल ये मैं कंपाउंड उठा के लाया, इसमें मेरा कार्बन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, तो क्या मैं इसको मिनरल बोलूंगा? नहीं। क्या कंडीशन है? मेटल होना चाहिए, मेटल कंपलसरी है, मेटल कोई सी भी हो और मेटल ही होना चाहिए। समझे ना? ऐसा नहीं कि मैं कोई भी पत्थर लेके आया उसको मिनरल बोल दूंगा, नहीं। अगर मिनरल में कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट है दैट तभी मैं उसको मिनरल बोलूंगा। समझे? और मैं कोई पत्थर लेके आया, उसमें कोई ना कोई नॉन मेटल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल नहीं है वो। समझे? क्लियर है ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आपके सामने एक पत्थर लेके आया, उसमें कार्बन इतने परसेंट है, सल्फर इतने परसेंट है, फास्फोरस इतने परसेंट है, तो क्या लेट से मैंने बोला कार्बन 20% है, फास्फोरस आपका 60% है और सल्फर आपका 20% है, तो ये किसका और है? कार्बन का, फास्फोरस का, सल्फर का, या नन? किसका मिनरल है ये? नन। नन। समझ गए? याद रहेगा? ओके। नाउ व्हाट इज ओर? मिनरल के बाद एक वर्ड आता है ओर। और सर अगर 50% मेटल 50% और नॉन मेटल 50% हो गए तो उसे कुछ क्या भी हो, कहते हैं? अगर मेटल आपका 1% भी होता है तो भी हम उसको उस, जैसे मैंने बोला 1% आपका सोडियम है, तो ये किसका ओर है? सोडियम का ओर है। 0.01% तो सोडियम का ओर है। कितना भी परसेंट हो बट मेटल होना चाहिए। अगर मेटल नहीं है तो उसको मिनरल नहीं बोलेंगे, मेटल है तभी हम मिनरल बोलेंगे। समझ गए? यस। आपका नॉन मेटल कितना भी परसेंट, मैं बोलूं 99% मेरा नॉन मेटल है और 1% मेरा क्या मेटल है, तो हम क्या बोलेंगे? ये मिनरल है। किसका मिनरल है? जो मेटल प्रेजेंट होगी। बात समझे? हाँ। हाँ। पक्का याद रहेगा ना? ओके, याद रहेगा ना? बोलो। यस सर। ओके, चलो। ना और क्या चीज है? और वो चीज है बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। यस, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करके सारे को हम और बोलेंगे क्या? नहीं। हम्म
किस मतलब जिससे प्रॉफिट मिले। यस, जिससे इकोनॉमिकली फीजिबल। ओके, सो हम बोलेंगे द मिनरल फॉर्म ऑफ विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, द मिनरल from which a metal can be extracted profitably and easily is called ore। दो वर्ड याद रखना, प्रॉफिटेबली एंड इजीली। अच्छा, अभी मुझे बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट से आपके सामने ये एक आपका शेप बना हुआ है। ओके, ये आपका ये दूसरा शेप है। इसमें आपका मेटल को लिख रहा हूं मैं एम से। मेटल आपका 40% है और इसमें आपका मेटल आपका 70% है, राइट। इसमें आपका और बाकी सारे एलिमेंट आपके, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें साथ में। ओके, समझ गए। तो बताओ इसमें से मिनरल कौन है और ओर कौन है, या दोनों ओर है दोनों मिनरल है? बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल तो दोनों है। हाँ। ओके, बिकॉज मेटल है इसमें तो मिनरल तो दोनों है। ओके, so that is also mineral, so this is also mineral। ये तो ओके है, ये भी ओके है। क्या मैं और बोलूंगा, इसको बोल सकता हूँ या इसको और बोल सकता हूँ? सेकंड वाले को। We can't say that, अभी हम बोल नहीं सकते ना। हो सकता है इसमें 70% मेटल हो, बट इसमें से मेटल को निकालने के लिए हमारे पास 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है और इसमें से मेटल को निकालने में हमारा 2 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो फायदा किस में है, प्रॉफिट किस में हो रहा है? पहले वाले में। पहले वाले, मतलब इजीली निकाल सकते हैं और प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर बहुत जहां सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पत्थर छोटा है और इसलिए उसमें से 40% के लिए 2 लाख है और दूसरा वाला पत्थर बड़ा है इसलिए उसके लिए। हम ऐसे ऐसा पत्थर बड़ा से नहीं बोल रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो कितना ही बड़ा हो ना। हम बात कर, हम जब जैसे जमीन के अंदर मेटल होती है, सपोज सोचो कि ये आपका फ्लोर है। ओके, जमीन है, एक मेटल आपको यहाँ पर मिल जाती है आपकी। ओके, और एक मेटल आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें आपका लेट्स मैं बोलता हूँ 90% आपका मेटल है, राइट। और इसमें आपका ओनली 70% मेटल है। बट यहाँ तक जो खर्चा लग रहा है ना बेटा, वो खर्चा इसके डबल ट्रिपल है। तो ये ज्यादा इजीली निकाल पाएंगे ना हम लोग। भले ही आपको 70% मिल रही है, इजीली एक्सेसिबल है और प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल मीन्स यहाँ पर आपका इकोनॉमिकली है, मीन्स ये इजीली निकाल सकते हैं, कम पैसे में निकाल सकते हैं इन कंपेयर टू दिस 90%। आप बोलो अरे इसमें तो 90% और है, ये निकाल लेंगे, तो बेटा इसमें खर्चा इससे डबल ट्रिपल लग रहा है, तो हम इसको और नहीं बोलेंगे। सर लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मतलब हमने एक 10 ऐसा एक फिगर कंसिडर किया तो उसका 40% मतलब 4 होगा ना और दूसरे वाले का 7 होगा। तो अगर फिगर चेंज कर दे मतलब पत्थर तो 70% वो किसका है इस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर 100 का 70% है तो 10 लाख तो मतलब फिर भी कम है उसके लिए। ये बेसिकली मेटल पे डिपेंड करता है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने दो चीजें और लिखी हुई हैं। एक मैं लेट से मैंने बोला कि ये सोडियम है। ओके, ये सोडियम का ओर है आपके सामने। अभी आप और क्लियर हो जाओगे। ओके, सोडियम नहीं, चलो हम मान के चलते हैं, गोल्ड तो दे नहीं सकते। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट, चलो हम सोडियम में ले लेते हैं। ओके, इसके केस में ये आपका ये भी सोडियम ले लिया, राइट। अभी दोनों सेम मेटल हैं, हम जब निकालने जा रहे हैं, चलो ये सोडियम ना लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों सेम, हाँ दोनों सेम ले लेते हैं इन दिस केस। ओके, दोनों ये भी सोडियम का ओर है, ये भी सोडियम का मिनरल है, ये भी सोडियम का मिनरल है। दोनों मिनरल है ना सोडियम के। और किसको बोलेंगे जिससे हमको निकालने में प्रॉफिट हो और इजीली निकल सके?
उसको हम और बोलेंगे। भले ही उसमें कितने ही परसेंटेज हो, कितना भी क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर 70% करता हूँ, यहाँ पर 40% करता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मेरा परसेंटेज है, कितना है। बस मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए और इजीली निकलना चाहिए, उसको मैं और बोलूंगा। बात समझे? सर मतलब मैं क्या कह रहा था कि हाँ हाँ मतलब वो मतलब सपोज 4 ग्राम्स ऑफ एनए निकालने के लिए फर्स्ट केस में 4 ग्राम। मतलब हाँ तो 2 lakhs लग रहा है ना, 2 लाख लग मतलब रहा वो है, 40, ओके। हाँ हाँ, और दूसरा वो 7% 70% था ना, हम्म। तो 7 नहीं, हम 70 ग्राम्स ले सकते हैं अगर मतलब और ही बड़ा होगा तो। हाँ 70 ग्राम निकालने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करते, राइट। वो दूसरा वाला मतलब प्रॉफिटेबल है ना, दूसरा वाला प्रॉफिटेबल है। मतलब 7 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पहले वाले में सिर्फ 50%। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ, जो हमारी कॉस्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है वो निकालेंगे। बट जो कॉस्ट होती है वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? हम ये नहीं कैलकुलेट करते हैं कि ये सिर्फ हमने और निकाल लिया। बेटा जब हम जमीन खोद के ये सारा चीजें अंदर तक जाएंगे, इसका कॉस्ट आएगा, फिर इसको ऊपर तक इसको काटेंगे पीटेंगे अंदर जमीन से, इसका कॉस्ट आएगा। सेपरेट कर लेंगे। हाँ इसका कॉस्ट आएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर आपका 90% आया, और यहाँ पर इसको मिला 70% ओनली। ये तो पास में ही है ना, कम खर्चा लगेगा ना इसको निकालने के लिए। समझे बात को? हाँ बात समझे कि नहीं? अब हाँ डजेंट मैटर, अगर ये ओवरऑल खर्चा आप बता रहे हो कि सर 70 ग्राम निकलता है, ओवरऑल खर्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा मार्केट का खर्चा 70 ग्राम निकल रहा है 10 लाख खर्च करने में, और इसमें 2 लाख खर्च करने में 4 ग्राम निकल रहा है, दैट मीन्स ये आपका और है। बट हाँ, आपने मैं वही, बताया कि कितना खर्चा कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं। खर्चा मतलब ये है, जस्ट मेरे पास जैसे बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन के नीचे दोनों एलिमेंट है, ए बी और बी भी। अभी ए भी एलिमेंट है और बी भी एलिमेंट है, तो मैं किसको निकालूंगा? जिसमें मुझे ए आपका यहीं पर मिल जाता है और बी आपका यहाँ पर है और नीचे है। तो इसको हो सकता है कि मुझे इसको निकालने में, नीचे जाने में, प्लस वापस ऊपर आने में मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हो, जो आपने बोला, और मुझे 70 ग्राम मिल रहा हो, ओके। और इसको निकालने में और इसको ऊपर ले आने में मुझे 2 लाख रुपए खर्च हो रहा हो, और जो मुझे 4 ग्राम मिल रहा हो, तो ये वाला और है, बी ऑप्शन और है, बिकॉज इसमें फायदा है ना। हम्म, समझे ना? मैटर नहीं करता कि क्या, बस अल्टीमेटली मुझे ओवरऑल फायदा देखना है। कब फायदा? जब ये बी वैल्यू निकल आएगी और मार्केट में बिकेगी, तो मुझे ओवरऑल फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक टाइप का बिजनेस पर्पस के लिए और बनाया है कि बिजनेस माइंडेड लोग क्या सोचते थे, मिनरल और ओर को कैसे अलग अलग डिफाइन करें। और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें बेटा, समझे? ओके, और कोई सा भी डिफरेंस नहीं है अलग अलग कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस आप और उससे बोलोगे जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में बेचने में। बात खत्म, समझ गए? यस सर। ओके। सो क्या मैं बोल सकता हूँ जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे और होंगे क्या? नहीं, ऑल मिनरल्स हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल और आर मिनरल्स। मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। ये स्टेटमेंट याद रहेगा? क्लियर है ना? ओके। यस नाउ अभी देखो, जब हम और निकालते हैं जमीन से तो प्योर मेटल तो मिलती नहीं, जस्ट लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुछ परसेंटेज में ही मेटल रहती है, राइट? कुछ परसेंटेज में ही मेटल रहती है ना, तो उसके साथ साथ उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, राइट? जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उनको बोलते हैं गैंग, GANGUE, गैंग और मैट्रिक्स। द फेमस वर्ड इज गैंग, जिसको गंगू भी बोल सकते हो। गैंग ज्यादा फेमस है, गैंग आपको याद रखना है। गैंग क्या है बेटा? व्हाट इज गैंग? Unwanted substances that we get from यस, ore. यस, द अनडिजायरेबल या अनवांटेड, अनडिजायरेबल impurities
present in an ore is called या are called GANGUU gang, right? याद रहेगा? Yes. क्लियर है? नाउ अभी ये पता लग गया आपको यहाँ पर मेटलर्जी कितने टाइप की होती है वो भी देख लो। आपको बेसिक टर्म्स पता लग गया ना, अगर मैं बोलूँ मिनरल्स क्या है तो आपको आइडिया हो गया, ओके और क्या है आपको आइडिया हो गया, गैंग मटेरियल क्या है तो आपको गैंग भी आइडिया हो गया। अभी हम टर्म्स पे आते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन, कैसे निकालते कैसे हैं, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मेटलर्जी होती है। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी कौन कौन सी टाइप की होती है? नंबर 1 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी कौन सी है? नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। पायरो MLL है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मींस अगर कहीं पर टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड है, क्या इन्वॉल्व है बेटा? टेम्परेचर इज इन्वॉल्व, उसको हम बोलेंगे पायरोमेटलर्जी, राइट। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके? एग्जाम्पल हैं हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स लाइक कौन कौन से हैवी मेटल्स? Bismuth, lead, यस, जिंक, SN, HG, कॉपर, ओके, और भी बहुत सर सारे हैं। आयरन हेवी मेटल है? कैसा? सर आयरन हेवी मेटल है? अब बेसिकली हैवी मेटल्स हम जनरली हम हैवी मेटल्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं जनरली। सर वो Hg मींस Hg भी आप हैवी मेटल्स बोल सकते हो। Hg मींस मरकरी है। बेसिकली क्या होता है, अगर इन मेटल का कोई और होगा तो हम वहां पर पायरोमेटलर्जी इन्वॉल्व करते हैं। ये कहानी है इसका मतलब, समझ गए? हाइड्रोमेटलर्जी सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी मीनिंग solution is involved। सॉल्यूशन समझ गए? सॉल्यूशन समझ गए? अगर हम इसको निकालेंगे तो दैट यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं जानते होगे अभी, बट आई थिंक इतना जानते होगे। रिएक्टिविटी सीरीज जानते हो कि नहीं जानते हो? ओके, रिएक्टिविटी सीरीज जानते होगे तो हम ये बोल सकते हैं सेम टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। जैसे यहाँ पर बोलूं मैं यहाँ पर कि फॉर मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल प्लेस्ड हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, Ag, Au, ओके। हाइड्रो मेटलर्जी याद हो जाएगा, ये इसी का ही पार्ट है हाइड्रो का। इज इट ओके? Yes. ओके, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। थर्ड पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है बेटा? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी
इन्वॉल्व हो। इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होने के लिए आपके पास जो एग्जांपल है सिंपल है, जो आपके फर्स्ट ए के एलिमेंट है, फर्स्ट ए क्या है, सेकंड ए के एलिमेंट है, और आपका एल्यूमिनियम है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, और आपके एल्यूमिनियम, समझ गए? यस। इट क्लियर नाउ? ये चीज तो समझ गए हो गए आप लोग। ओके नाउ इन मेटलर, ये सिर्फ टाइप ऑफ मेटलर्जी है बेटा कि इस टाइप के मेटलर्जी होते हैं। नाउ मेटलर्जी में स्टेप कौन कौन से होते हैं, स्टेप कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। कौन कौन से स्टेप होते हैं? स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अच्छा मेटलर्जी की डेफिनेशन तो आपको याद है, मेटलर्जी क्या है बेटा? मेटलर्जी मीन्स क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये इस बेसिकली हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from their ore by the profitable method. Okay, profitable means, समझ गए? अरे भाई मेटलर्जी मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, बात खत्म, सिंपल है ना? ना अभी देखो स्टेप इन्वॉल्व्स इन एक्सट्रैक्शन, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन में? स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एनीबॉडी आइडिया कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? पहले आप स्टेप लिख लो। नंबर ए, that is concentration of ore of ore. Step B, that is conversion of concentrated ore to into oxide. C step है आपका reduction of metal, reduction of metal, and D the last one, that is refining of metal, refining of metals. ये 4 स्टेप आप क्लियरली समझो, एक बार पढ़ो 4 स्टेप, फिर मैं आपको सिखाता हूँ क्या चीज है यहाँ पर। चारों स्टेप क्लियर हैं, दिख रहा है आपको? हाँ। क्या क्या लिखा हुआ है? Concentration of ore, फिर conversion into oxide, Oxide. reduction and refining. रिडक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ तक बात समझ में आया? एक सेकंड। ओके इसमें क्या चीज है पहले ये ध्यान से समझ लो। ये तो है कर दिया, एक सेकंड। कर्सर दिख रहा क्या मेरा? हाँ। कर गया आगे पीछे। स्क्रीन दिख रहा अभी? यस सर। वेरी गुड। बेसिकली ये जो 4 स्टेप है ना, नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग है कि जो आपका ओर निकलता है उसको कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मतलब क्या होता है बताओ, नॉर्मल जो आपको समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग वर्ड कंसंट्रेशन, वर्ड से क्या मतलब है, बोलो। सर यानी जो मेटल और में 70% है उसे परसेंटेज को बढ़ाना। यस, उसे परसेंटेज में बड़ा करना। 70% है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 kg ऑफ ओर पड़ा हुआ है, बट उसमें मेरे 70% ही मेटल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 20 kg ऑफ ओर लेके आऊंगा और मुझे 70% से इंक्रीज करना है, या उसी 10 kg में मैं जो इम्प्योरिटीज है बाहर, गैंग मटेरियल है, उसको बाहर निकालना। राइट, समझे ना? तो ये आपको आइडिया हो गया होगा। देन कन्वर्जन ऑफ ओर क्या है, जो कंसंट्रेटेड ओर हो गया उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको रिडक्शन करना होता है। तो बेसिकली क्या चीज है यहाँ पर, एक सेकंड ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कोई एक ग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ये ग्राफ आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ओर होगा ना। मिनरल का कोई काम नहीं है, बिकॉज मिनरल तो यूज होना ही नहीं ना। मिनरल में से ही आपने ओर निकाल लिया ना, एक मिनरल में से आपने ओर निकाल लिया ना। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, अगर ओर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेट ओर बनाएंगे उसको। राइट, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है? yes कंसंट्रेट ओर बनाने के लिए दो टाइप के मेथड होते हैं, एक मेथड है आपका फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड है आपका केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है, समझ गए? अब फिजिकल मेथड में आपके 3 पार्ट्स हैं, एक ग्रेविटेशन होता है, दूसरा नंबर 1 ग्रेविटेशन, नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, नंबर 3 है आपका फ्लोथ सेपरेशन या फ्लोटेशन होता है। 3 मेथड है। यहाँ पर केमिकल मेथड में सिंगल मेथड है, इसको हम बोलते हैं लीचिंग। ये बात समझ गए? इन मेथड के थ्रू हम ओर को क्या कर लेंगे बेटा, कंसंट्रेट कर लेंगे। बात समझ गए? ओर को क्या कर लेंगे हम, कंसंट्रेट कर लेंगे। जब कंसंट्रेट करेंगे तो कंसंट्रेट करने के बाद फिर आपके पास उसको कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू ओर करेंगे। ये करना है ना? ये कैसे करेंगे? ये करेंगे बाय द 2 मेथड, नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये दो आपके मेथड होंगे, नंबर 1 आपका रोस्टिंग मेथड, नंबर 2 कैल्सिनेशन मेथड। समझी बात को कि नहीं? यस इन मेथड को डिटेल्स में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। डिटेल्स में पढ़ लोगे तो फिर आपको 12th तक की पूरी मेटलर्जी खत्म हो जाएगा, 12th तक बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड बन गया ना। अब मेटल ऑक्साइड के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। राइट, रिडक्शन हाँ। बोलते हैं। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से मेथड है, नंबर 1 कार्बन के थ्रू, नंबर 2 एल्यूमिनियम के थ्रू। राइट, कार्बन के थ्रू कर सकते हैं हम, एल्यूमिनियम के थ्रू कर सकते हैं, और फिर सेल्फ रिडक्शन भी कर लेते हैं। राइट, सेल्फ रिडक्शन समझते हो, खुद का खुद के साथ रिडक्शन। ओके, फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर होता है बाई हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन, फिर होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसके साथ रिडक्शन करते हैं हम लोग। तो ये प्रोसेस सारे याद हो गए? नाम, यस सिर्फ नाम पर आपको समझना है। नेक्स्ट है आपका, अगर फिर हम जब ये मेटल को रिड्यूस कर लेंगे तो हमारे पास एक इम्प्योर मेटल आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर कुछ ही प्योरिटी, कुछ ही इम्प्योरिटीज बची हुई जिसको हम लोग सिर्फ रिफाइन करके करना है। इम्प्योर मेटल आएगा तो उसको हम रिफाइन करेंगे। राइट, मैंने बताया ना, ए स्टेप कहाँ तक है, नंबर 1 ए स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ए स्टेप हो रहा है। राइट, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका बी स्टेप हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका सी स्टेप हो रहा है। मेटल ऑक्साइड हो गया ना, ये तो मेटल ऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ तक आपका सी स्टेप हो गया। फिर रिडक्शन करने के बाद रिफाइनिंग तक जाएगा, ये आपका डी स्टेप हो रहा है। ये स्टेप सी है आपका, ये स्टेप आपका बी है। ओके, डी स्टेप आपका ये रिफाइनिंग हो रहा है। रिफाइनिंग समझते हो? रिफाइनिंग के लिए कौन कौन से मेथड है,
लिक्विफिकेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपिलेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, एमलगम। फिर आपका जब ये रिफाइनिंग कर लेंगे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। इज इट ओके? ये आपको Yes. पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ द 12th। जब आपका 12th हो जाएगा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा। राइट नाउ मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको फिजिकल मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और रिडक्शन मेथड ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत कम बताऊंगा। और यहाँ पर रिफाइनिंग में मैं 1 या 2 मेथड बताऊंगा, ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। ओके चलेगा? इनकेस अगर पढ़ना है तो ये टॉपिक 1 मंथ का टॉपिक है, तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट आपको 6 और 7 लेक्चर चाहिए, तभी ये हो पाएगा। क्लियर है? सो हम लोग राइट नाउ यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आई थिंक मेटलर्जी का ओवरऑल आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या क्या करना है इसमें चैप्टर में, क्या क्या होना है। करने से पहले ही आपको आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में क्या है। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन मैंने नहीं लिखा है, रिएक्शन आपको पढ़ लेना है। अगर नहीं आता देन आई कैन रिपीट ऑल्सो, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन क्या क्या होती है। तो बेसिकली सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, उसके बाद ये आपका लोकेशन देख लेना कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, मेटलॉइड क्या होती है। मैं ऐसे ही जैसे मेटलॉइड लिखा, मेटल का सीरीज, मेटल का यहाँ पर टेबल लगा सकता था बट मैंने नहीं लगाया। नॉन मेटल का भी लगा सकता था बट नहीं लगाया, बिकॉज मेटलॉइड इंटरेस्टेड है। बाकी सारी चीजें तो आपको आइडिया होंगी। फिर मेटलर्जी में क्या क्या चीजें हैं, मेटलर्जी में मैंने बेसिक टर्म्स बताए, और उसको कैसे क्या निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, तो शैल वी स्टॉप हियर? मैं स्टॉप करूं? ओके, मैं यहाँ पर ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ताकि पीडीएफ में अच्छे से दिख जाए आपको। ओके, हाईलाइटेड वाला पार्ट, जो पार्ट है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। सेमीकंडक्टर, एसिडिक, दीज आर द येलो आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक, ग्रे कलर एंटीमोनी, येलो कलर एंटीमोनी, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, exit as a non-metallic in allotrope form, the properties matching to sulfur। ये सारी चीजें हो गई। बाकी सारी चीजें आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पर ये बोरॉन, ये सब चीजें हटा सकते हो। ओके, ये आपका पता लग गया, ये आपका नॉन मेटल है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे लिखा हुआ है मेटलॉइड लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टीज आपको यूजफुल आएगी। ये बाकी मेटल्स हैं आपके। ओके, समझ गए? Yes. ओके, जो आपका यूजफुल है मैंने वो इरेज कर दी, यूजफुल है उसको रख दिया, बाकी सब हटा दिया। यहाँ पर अगर हम थिन शीट वायर, तो आपको आइडिया है तो इसका लिखने का नहीं है। यहाँ पर आपका, चलो ठीक है, आप ये सारी चीजें हटा सकते हो। गैस कार्बन आपको याद रहेगा, मैंने सर्किल कर दिया। बाकी सारी चीजें ओके। ओके, Yes, sir. सो मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। सो बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you.